नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शोभा टेक्निकल क्लासेस में। आज की वीडियो में हम भारत स्किल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर हम स्पेशली डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के बच्चों के लिए। और बच्चों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले हमने 2 वीडियो में 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से डायरेक्ट वीडियो पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन को। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट वीडियो में हमने पूछा था कि जो क्लास बी की फायर होती है उसमें एक फोम का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है AFFF, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग मैंने पूछा था कि इसका आपको पूरा नाम बताना है। तो बच्चों याद रखिए, जो AFFF है इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है एक्वास फिल्म फॉर्मिंग फोम। कई बार ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि AFFF का पूरा नाम क्या होता है, तो इसे आप याद रखेंगे। इसका नाम होता है एक्वास फिल्म फॉर्मिंग फोम, ठीक है बच्चों। ये फोम क्या करती है, इस फोम को जब भी हम पानी के साथ में चलाते हैं तो ये झाग बनाकर देती है, ठीक है। इससे ये आग बुझ जाती है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर? बिजली की आग का कारण क्या है? ऑप्शन ए है डेविएशन यानी कि विचलन, ऑप्शन बी है ओपन सर्किट यानी कि खुला परिपथ, ऑप्शन सी है ओवरलोडिंग और फोर्थ ऑप्शन है प्रॉपर अर्थिंग। तो हमें बताना है कि बिजली की आग है वो किसके कारण लगती है। तो बच्चों, किसी भी विद्युत परिपथ में जो आग लगने का जो मुख्य कारण है वो 3 मुख्य कारण है, जिसमें से पहला है ओवरलोडिंग, दूसरा है लूज कनेक्शन और तीसरा है शॉर्ट सर्किट। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन होती है तो वहाँ पर चांसेस है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फायर हो सके। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ओवरलोडिंग। और बच्चों, इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से भी फ्रेम किया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल फायर, यानी कि पूछ सकता है आपको कि बिजली की आग से संबंधित नहीं है। एक ऑप्शन में दे सकता है आपको ओवरलोडिंग, ऑप्शन 2 में दे सकता है लूज कनेक्शन, ऑप्शन सी है शॉर्ट सर्किट और एक में कुछ और दे सकता है, ठीक है। तो उसके लिए तब आपको ये जो तीनों कारण हैं ये क्या है, और ये इलेक्ट्रिकल फायर के कारण है। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसे कुछ इस प्रकार से भी फ्रेम किया जा सकता है कि निम्न में से बिजली के आग का कारण है। ऑप्शन 1 दे दिया ओवरलोडिंग, दूसरे में दे दिया लूज कनेक्शन, तीसरा दे दिया शॉर्ट सर्किट और ऑप्शन 4 दे दिया सभी। तो उस वक्त में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन साइन? सूचना चिन्ह का अर्थ क्या है? हमें एक सिंबल दिया हुआ है, एक संकेत दिया गया है जो किस प्रकार का है, सूचनात्मक इंफॉर्मेटरी साइन हमें दिया गया है और इसी के बारे में हमसे पूछा गया है कि इसका मतलब क्या है। तो ऑप्शन ए हमारे पास में है टॉक्सिक हजार्ड यानी कि विषाक्त खतरा, ऑप्शन बी है वियर रेस्पिरेटर यानी कि श्वास यंत्र पहने, ऑप्शन सी है फर्स्ट एड पॉइंट प्राथमिक चिकित्सा बिंदु है ये, और ऑप्शन डी है रिस्क ऑफ एक्सप्लोनेशन यानी कि विस्फोट का खतरा। तो बच्चों, हमने जब इंफॉर्मेशन साइन पढ़े थे तो हमने देखा था कि ये जो साइन है वो किस प्रकार का साइन है, ये फर्स्ट एड पॉइंट पर होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड टू बी अवॉइडेड टू ए पर्सन विथ अबॉटमेंट इंजरी? पेट की चोट वाले व्यक्ति को किस कृत्रिम श्वसन विधि से बचाना चाहिए? यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पेट की ओर चोट लगी हुई है, यानी कि व्यक्ति के आगे वाले हिस्से में चोट लगी हुई है, तो उस वक्त पे हमें कौन सी श्वसन
ये कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 1 में हमें दिया है सेफर मेथड, दूसरे अब बोला गया है माउथ टू नोज मेथड। ऑप्शन सी कहता है नोज टू माउथ मेथड, माउथ टू माउथ मेथड। तो हमें इनमें से कौन सी विधि है वो नहीं देनी चाहिए जिस व्यक्ति को पेट की ओर चोट लगी हुई है। तो बच्चों सेफर मेथड में हम क्या करते हैं, जो चोटग्रस्त व्यक्ति होता है उसको हम क्या करते हैं, उल्टा लेटा देते हैं और उल्टा लेटाकर हम ये कृत्रिम श्वसन देते हैं। तो बच्चों अगर पेट पे चोट लगी हुई है, यानी कि आगे वाले हिस्से में अगर चोट लगी हुई है तो इसको तकलीफ हो सकती है, चोट ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जिसके पेट की ओर चोट लगी हुई है उसे सेफर विधि से कभी भी कृत्रिम श्वसन नहीं देना चाहिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा सेफर मेथड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द कॉज ऑफ इंजरी एट द टाइम ऑफ लिफ्टिंग ए लोड। भार उठाते समय चोट लगने का क्या कारण है। ऑप्शन 1 हमारे पास में है हैवी लोड यानी कि भारी बोझ, दूसरा ऑप्शन है फॉलिंग ऑब्जेक्ट गिरती हुई चीजें, ऑप्शन सी है ऑब्जेक्ट स्ट्रेटिंग द लोड भार को टटोलने वाली वस्तु, और ऑप्शन डी है रॉन्ग लिफ्टिंग टेक्निक गलत उठाने की तकनीकी। तो बच्चों जब भी हम कोई भारी सामान उठाते हैं तब हमें चोट लगने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है जब हम रॉन्ग लिफ्टिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं। यानी कि हम जो भार उठाने की एक जो करेक्ट प्रोसीजर है उसका इस्तेमाल अगर हम नहीं करते हैं तब हमें चोट लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक एट वेरी लो वोल्टेज लेवल। बहुत कम वोल्टेज स्तर पर बिजली के झटके का क्या असर होता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि जब हमें बहुत ही कम वोल्टेज, और कितना दिया हुआ है 40 वोल्ट से कम वोल्टेज से अगर हम छूते हैं तब हमें बिजली का झटका लगता है, तब उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है फेब्रिलेशन होता है, दूसरे में कहा गया है मसल्स कांटेक्ट यानी मांसपेशियों सिकुड़ सकती है, ऑप्शन सी है बर्निंग ऑफ स्किन त्वचा जल सकती है, और ऑप्शन डी है अनप्लीजेंट टिलिंग एंड सेंसेशन अप्रिय झुंझुनी या सनसनी होती है। तो बच्चों जब भी हम बहुत कम वोल्टेज को छूते हैं या हमें बहुत कम वोल्टेज लगता है तब हमारी मौत नहीं होती, तब हमें केवल एक प्रकार की एक अप्रिय झुंझुनी यानी कि हमें एक तरह की झुंझुनाहट सी महसूस होती है। कई बार अगर आपका बिजली के प्लग में हाथ लगा हो तो आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि उस वक्त पे किस प्रकार से एक अनप्लीजेंट झुंझुनी है वो आपको महसूस होती है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, और बच्चों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो यूरोपियन कंट्री है वो जो घरों में आने वाली जो पावर सप्लाई है उसके लिए जो वोल्टेज इस्तेमाल करती है वो करती है 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज, और ये यूज करने का जो मुख्य कारण है वो यही है कि जब भी अगर कोई व्यक्ति वोल्टेज के साथ कांटेक्ट में आ जाता है या वोल्टेज को छू लेता है तब उसकी मृत्यु ना हो। यानी कि जितना कम वोल्टेज रहेगा हम उतना ही सेफ रहेंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गोल्ड इज डैश। सोने की विद्युत चालकता कितनी होती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन याद करने वाला है तो इसे आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 67%। जो सोना है, सोने की जो विद्युत चालकता है वो 67% होती है। और बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाए कि विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है तब आपका आंसर होगा चांदी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर भी बोल देते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए विद्युत धारा का दूसरा सबसे अच्छा चालक कौन है तो वो होगा तांबा,
और तांबे को हम क्या बोलते हैं, कॉपर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत धारा का तीसरा सबसे अच्छा चालक कौन होगा, तब आपका राइट आंसर होगा गोल्ड यानी कि सोना। और जो फोर्थ है वो होता है एल्यूमिनियम। तो इस प्रकार से पहला होता है चांदी, दूसरा होता है तांबा, तीसरा होता है गोल्ड और फोर्थ होता है एल्यूमिनियम। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल चार्ज? स्थिर विद्युत प्रभार क्या होता है? ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, जो स्टैटिक चार्ज है यानी कि जो स्थिर आवेश होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी चार्ज यानी कि स्थिर आवेश के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टैटिक चार्ज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज? विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, यानी कि विद्युत आवेश को किस में मापा जाता है? ऑप्शन ए में हमें दिया है वोल्ट, ऑप्शन बी है हर्ट्ज, ऑप्शन सी है एम्पियर और ऑप्शन डी है कूलम। तो बताइए बच्चों इसके लिए क्या आंसर होगा? तो बच्चों याद रखिए, जो आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। कूलम में इसे हम मापते हैं, ठीक है। और अगर हम वोल्ट की बात करें तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और हर्ट्ज की अगर बात करें तो हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, आवर्ती का। आवर्ती को हम किस में मापते हैं, हर्ट्ज में, या साइकिल प्रति सेकंड में, या चक्कर प्रति सेकंड में। और जो ऑप्शन सी है, सी में हमें दिया हुआ है एम्पियर, और एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। आवेशों के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा, ठीक है। और विद्युत धारा को हम किस संकेत से इंडिकेट करते हैं, आई से, ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच मटेरियल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी लेयर? कौन सी सामग्री में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि शालीनता की परत में होते हैं? अगर शालीनता अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों आप इसको शालीनता को समझ सकते हैं संयोजी, ठीक है। हिंदी थोड़ी सी इसमें बेकारी है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये संयोजी कक्ष होता क्या है। तो बच्चों याद रखिए, जो परमाणु होता है, परमाणु में हमारे पास प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये किसके अंदर होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं। और नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो बच्चों जो किसी भी परमाणु का जो सबसे बाहरी वाला कक्ष होता है, यानी कि इस परमाणु के लिए सबसे बाहरी वाला कक्ष कौन सा है, ये वाला, ठीक है। और इसी कक्ष को, जो बाहरी वाला कक्ष होता है, इसी को हम नाम क्या देते हैं, संयोजी कक्ष। और इस संयोजी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमें कहा गया है कि जो संयोजी कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8। यानी कि जो सबसे बाहर वाला कक्ष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम किस नाम से जानते हैं? तो बच्चों याद रखिए, इनको हम बोलते हैं इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर बोल दो, कुचालक बोल दो, ठीक है, बात एक ही है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इंसुलेटर, ठीक है बच्चों। और अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के लिए जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है लेस देन 3, यानी कि 3 से कम। अब 3 भी हो सकती है, कुछ में 2 भी मिलेगी और कुछ में 1 भी मिलेगी। तो आपको याद रखना है, जिन भी पदार्थों में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 3 या 3 से कम हो वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, वो कंडक्टर या चालकों के अंतर्गत आएंगे। और जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो या फिर आप कह सकते हो 4 से ज़्यादा हो, 4 से ज़्यादा और 8 से कम, तब वो जो क्या कहलाएगा, वो इंसुलेटर कहलाएगा। और अगर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स यानी कि 4 हो
तब वो पदार्थ कहलाता है सेमीकंडक्टर। आपको पता होगा कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो किस प्रकार के पदार्थ हैं, सेमीकंडक्टर पदार्थ हैं, अर्धचालक पदार्थ हैं, और इनके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4। इसीलिए हम कहते हैं कि इनकी संयोजकता कितनी होती है, 4। ठीक है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, अनप्योर सेमीकंडक्टर, अशुद्ध सेमीकंडक्टर के बोलते हैं। जब आप प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर यानी कि सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंतर्गत 5वें और तीसरे आवर्त की अशुद्धियां मिला देते हैं, तब जो पदार्थ बनता है उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट करेंगे तो वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा। ये वीडियो आप अपने सहयोगियों, मित्रों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं जिनको भी इस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है, यानी कि वो ITI कर रहे हैं या ITI से रिलेटेड कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।